जहां कुछ भी नहीं है ये बताना है। ये इनसाइड क्यू है, इनसाइड आर है, आउटसाइड पी है। इनसाइड क्यू, इनसाइड आर, आउटसाइड पी। ठीक है, इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं आगे पीछे। बेटे एन पी यूनियन क्यू का मतलब था पी और क्यू को ऐड कर लो। बेटे पी और क्यू को ऐड कर लो, पी और क्यू सेट ऐड हो गए। बेटे इसके अंदर काउंट करो कितनी चीजें हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 चीजें थी, तो बेटे यहाँ पे 7 लिख दिया। बेटे क्यू इंटरसेक्शन आर का मतलब ये होगा ना बेटे, क्यू इंटरसेक्शन आर तो ये रीजन है। आपको बताना है कि पी में नहीं जाना, नहीं तो फिर ये रीजन बनेगा। ठीक है, क्यू इंटरसेक्शन आर बेटे नहीं है, गलत होगा ना बेटे। बेटे क्यू इंटरसेक्शन आर का तो मतलब होता है ये पूरा रीजन, दिस इज क्यू इंटरसेक्शन आर। तो अब आप उसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करोगे, 4 में ना जाए, 4 वाले इलाके में ना जाए, आपको भी पी से बाहर लेना भाई। ठीक है, ऑल राइट, अच्छा जी। चल आज ये क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा तंग करता है बच्चों को, एक दफा इसको रीड करने, रीड थ्रू दिस क्वेश्चन एक दफा। जी बच्चों चलो आ जाओ। पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें पी आर और क्यू आर सेम। अच्छा पहले तो पी बना देते हैं ना। पी इज 1,5, दिस इज पी। क्यू इज 5,1। ये पी और क्यू आ गया। अच्छा अब पी आर क्यू इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये उसने मना कर दिया कि खबरदार यहां पे आर मत बनाना, या आर क्योंकि ये भी आइसोसेलेस बन रहा है ना, और उसने कहा यहां पे आर मत बनाना। ठीक है, अच्छा तो फिर क्या करें। तो अब हमने कोई पॉइंट ऐसा ढूंढना है जहां पे इक्वल डिस्टेंस हो। उन्होंने कहा डायग्राम यूज कर लो, डायग्राम यूज कर लो। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये आर पॉइंट था, ये इक्वल डिस्टेंस था ना। आर पॉइंट ने क्या होना है बेटे, ये देखो ना, रैंडम ट्राइंगल पी क्यू आर बनाता हूँ ना, पी क्यू आर। उन्होंने क्या कहा है पी आर और क्यू आर ने आपस में इक्वल होना है, राइट। पहले आप ये देखो, पी आर और क्यू आर ने आपस में इक्वल होना है, ठीक है ना। दैट मीन्स आर, कहना है इसे, आर इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। बताना जरा मुझे, आर इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू, ये बात अग्रीड है। बताना ही कौन से चैप्टर की लैंग्वेज है।
ये कौन सी चैप्टर की लैंग्वेज है? ये लोकस की लैंग्वेज है। क्या बनाते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए आ जाइए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे? कंपास खोल लें, हाफ से ज्यादा रखेंगे और ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आर्क्स ड्रॉ कर देंगे, मेरा ख्याल है उसकी आर्क्स नहीं यहां से जाएंगी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। इस लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट आप पिक कर सकते हैं। इस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं, दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, वो आर्क्स लगा के बनेगा, जो हमने लोकस में सीखा होता है कि इधर पी पे रख के दो आर्क्स लगेंगी, क्यू पे रख के दो आर्क्स लगेंगी। बेटे इस पॉइंट के, इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं, ऑल ऑफ देम विल मेक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। 0 0 हमें 1 1 बना था क्योंकि हमारा राइट एंगल बन जाएगा 2 2। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये सारों के ऊपर आइसोसेलेस ट्रायंगल। जहां पे भी बनाओगे आर, आइसोसेलेस ही बनेगा। यहाँ पे भी आइसोसेलेस बनेगा, यहाँ पे भी आइसोसेलेस बनेगा, यहाँ पे भी आइसोसेलेस बनेगा। सिर्फ कहाँ नहीं बनाना जहां पे 90 बन रहा है, इधर ना बनाना, और उसने कहा था इधर मत बनाना, बस इन दो जगहों के ऊपर मत बनाना बस। ठीक है, तो कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल थी? मैं हम में से जो करेक्ट वैल्यूज थी बेटा, जो करेक्ट वैल्यूज थी बेटे, वो क्या थी? 0 0 अवेलेबल थी अब बस, 1 1 नहीं थी अवेलेबल, 2 2 अवेलेबल थी बेटा, 3 3 नहीं थी क्योंकि वहां पर ट्राइंगल नहीं बनना था, और फिर 4 4 अवेलेबल थी, और फिर 6 6 अवेलेबल थी। बेटे राइट एंगल बन गया ना आपसे जरक, राइट एंगल उसने मना किया था बेटे। हाँ, इनमें से कोई सी एक वैल्यू, एनी वन हियर। हाँ हाँ, अच्छा बाय द वे हाउ मेनी ऑफ यू, बेटे क्वेश्चन में कहा था ना, मोहतसिम बेटे क्वेश्चन पढ़ो ना, मोहतसिम बेटे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में बोला था पी क्यू आर एक आइसोसेलेस है विद पी आर और क्यू आर इक्वल है। देखो बेटे आप वैसे इमेजिन करो, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है बेटे, उसमें पी आर और क्यू आर आपस में इक्वल है। दैट मीन्स जो आर पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे पी से भी उसका उतना ही डिस्टेंस है जितना क्यू उससे डिस्टेंस है। तो कैन वी से पी और आर जो है बेटा, आर जो है वो पी और क्यू से इक्वल डिस्टेंट है। ठीक हो गया बेटे। 1 1 इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर आप 1 1 पे लोगे तो ये क्या एंगल बन जाएगा बेटे? ये राइट एंगल बन जाएगा। क्वेश्चन ने मना किया था कि इसको राइट एंगल नहीं बनाना आपने। ठीक है, जो बच्चा 5 5 पे भी करेगा बेटा, उसका भी राइट एंगल बन जाएगा। तो क्वेश्चन ने मना किया था कि हम नहीं करना। अच्छा, इसके अंदर वर्किंग का मार्क नहीं रखा था एग्जामिनर ने, तो अगर किसी बच्चे ने इसके बगैर ये वाले पॉइंट्स विजुअलाइज कर लिए, 7 7 भी अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल, 7 7 भी अवेलेबल है, और इनफिनिट पॉइंट्स अवेलेबल है, तो किसी बच्चे ने उसके बिना विजुअलाइज कर लिया तो भी ठीक था। अगर किसी बच्चे ने उसके बगैर विजुअलाइज कर लिया, 7 7 था, 7 7 7 6 या 7 5 नहीं था। बेटे सेम कोऑर्डिनेट्स आने थे आपने, इसका मतलब है आप विजुअलाइज ठीक नहीं कर रहे हो। आपकी लाइन, जब ये लाइन बननी है ना बेटा, ये लाइन बननी ही y = x की लाइन बननी थी, तो इस पे कोऑर्डिनेट सेम रहने थे। हाँ जी, अगर आपके पॉइंट्स डिफरेंट आ रहे हैं इसका मतलब आप विजुअलाइज ठीक नहीं कर रहे हो। चलिए जी, देयर आर फर्स्ट 5, देयर आर इक्वेशन ऑफ 5 कर्व्स, इनको मैच करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले सबसे इजीली कौन सी हो जाती है? पिक द इजीएस्ट वन, जिसका कोई कंटेस्ट ही नहीं है। आई थिंक ये वाली है, क्योंकि नेगेटिव और किसी का एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, y = 2 - x² हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। ठीक हो गया, ये तो सबसे पहले होगी, क्योंकि x² नेगेटिव है तो फेस डाउन होगा, स्माइली वो होगा, सैड फेस होगा, तो बेटे सैड फेस एक ही था। अच्छा, अब आते हैं हम इसके बारे में बात करते हैं। दिस वन, ये कैसी इक्वेशन होगी बेटा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो फेस अप होगी। ठीक है, अच्छा इसका x² पॉजिटिव होगा। मसला ये कि दो ऑप्शंस थी हमारे पास, दो ऑप्शंस थी। अच्छा, अब देखते हैं सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है। अब दो ऑप्शन था, अब जब शेप ना हेल्प कर रही है तो वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ता है? एक्स को क्या पुट करना पड़ता है?
जीरो पुट कर दो। पहली इक्वेशन में एक्स को जीरो पुट करो तो वाई आएगा जीरो स्क्वायर प्लस टू इंटू जीरो माइनस एट। ये कहते हैं माइनस एट से पास करना चाहिए। दूसरी इक्वेशन में पुट करो, वो आएगा जीरो स्क्वायर माइनस थ्री इंटू जीरो, ये जीरो आ जाएगा। हम वाई एक्सिस को कहां से पास कर रहे थे? जीरो से पास कर रहे थे। इसका मतलब दिस इज द करेक्ट वन, ये गलत हो गया। तो ये होगी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स हो गई। ठीक हो गया? अच्छा, वाई इंटरसेप्ट चेक किया करो फाइक हमेशा। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस चेक करने होते हैं। चलिए अब देखो, अब हम आ जाते हैं आखिरी वाले के ऊपर। आखिरी वाला हमें पता है अलिफ मद्दा बना हुआ है। वी नो दिस इज अ क्यूबिक कर्व। मसला ये वो क्यूबिक कर्व्स भी दो दी हुई थी उन्होंने, दो क्यूबिक कर्व्स दी हुई थी। चल तो दोनों का वाई इंटरसेप्ट चेक कर लेते हैं। एक्स को जीरो पुट करो, एक्स को जीरो पुट किया बेटे मैंने, तो y इज इक्वल टू जीरो क्यूब माइनस टू। ये कह रहा है ग्राफ माइनस टू से कट करना चाहिए। देखने में तो डिसेंट लग रहा है, चलो मुझे ठीक लग रहा है, बाद में देखते हैं कोई अगला वाला कोई मसला तो नहीं कर रहा। दूसरे में भी जीरो पुट कर दो बेटा, y इज इक्वल टू जीरो क्यूब माइनस टू इंटू जीरो। ये कह रहा है जीरो में से पास करना चाहिए, तो ये तो गलत कह रहा है ना, हमारा ग्राफ y एक्सिस को जीरो से नहीं पास कर रहा। तो पहली वाली ठीक होगी, फिर इसका मतलब है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू। ठीक है, तो तीन स्टेप्स में करना होता है। नहीं, दिस इज नॉट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस चैप्टर इज कॉल्ड ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। उसमें मैंने इस काम की प्रैक्टिस भी कराई हुई, सिखाया भी हुआ है। इस चैप्टर को बोलते हैं बेटे ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। उसकी एक ही वीडियो है, उसी में प्रैक्टिस है, उसी में कॉन्सेप्ट है। ये लाजमी देख लीजिएगा। सबसे आसान टॉपिक है, ये छोड़ना क्यों है भाई? तीन स्टेप्स हैं इस केस में, कुछ और है ही नहीं। चल इसी बार देखिए जी, लाइन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नोट्स याद है, मैंने कहा था कि पेपर में आनी है, इस साल भी आनी है, पक्की बता रहा हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन के नोट्स याद कर लीजिए, ये इस साल भी आनी है। चलिए, ए पॉइंट दिया हुआ है, थ्री स्टेप्स थे। स्टेप वन, तो बेसिकली होता क्या है, ये पॉइंट ए है माइनस वन माइनस फाइव, ये पॉइंट बी है थ्री थ्री। वो कहने मिड पॉइंट से भी पास करती हो, 90 डिग्री भी पास करती हो, इस लाइन का बता दें। हमने कहा सबसे पहले तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। माइनस वन प्लस थ्री ओवर टू, टू ओवर टू वन आ जाएंगे, माइनस टू ओवर टू माइनस वन आ जाएंगे। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए वन कॉमा माइनस वन। अब बात कर लेते हैं ग्रेडियंट्स के बारे में। चलिए ग्रेडियंट निकाल लें ऑफ ए बी, y2 minus y1 over x2 minus x1, 3 plus 5 8 over 4। ग्रेडियंट आगे 2। बेटे ए बी का ग्रेडियंट अगर 2 है तो 90 डिग्री पे जो लाइन होगी उसका ग्रेडियंट कितना होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल। बेटे नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। अब मैंने अगर इस ऑरेंज लाइन का इक्वेशन निकालनी है तो मैं कहूंगा मेरे पास इक्वेशन लगाएंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। ठीक हो गया? y माइनस माइनस वन m माइनस वन बाई टू टाइम्स x माइनस वन y प्लस वन इंटू टू माइनस एक्स प्लस वन, टू वाई प्लस टू is equals to minus x plus 1, 2y is equals to minus x minus 1, y is equals to minus 1 by 2x minus 1 by 2। कितने मार्क्स मिलेंगे इसके? 5 मार्क्स मिलेंगे। इज इट वर्थ मेमोराइजिंग? यस और नो? वही क्वेश्चन है जो नोट्स में करवाया हुआ है। नहीं समझ आया क्योंकि नोट्स नहीं किए हुए बेटा, इसका ताल्लुक समझ आने से है ही नहीं। ये नोट्स में सवाल करवाया गया हुआ सवाल है, आपने सिर्फ इसको याद करना है, इसका समझने से कोई ताल्लुक ही नहीं।
ये स्टेप्स लिखवा के याद करवाया हुआ मैंने कि ये इस साल पेपर में आना है। तो अगर आपने करना है, ये इस साल पेपर में आना है, ये 3 स्टेप्स लिखवाए हुए हैं। पहला स्टेप मिड पॉइंट का, दूसरा स्टेप ग्रेडियंट निकाल के नेगेटिव रेसिप्रोकल, और तीसरा स्टेप बेटा आज ही आपने नया ग्रेडियंट और मिड पॉइंट वाला पॉइंट पिक करके y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन ले लेना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आनी ही आनी है, याद रखिएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलरेडी 100% आनी है, बता रहा हूँ। बेसिकली उन्होंने ना सिलेबस में ऐड नहीं की हुई है, न्यू ऐड की हुई है उन्होंने सिलेबस में, इसलिए आनी है। वो हर साल पूछ रहे हैं। ऑलराइट, चलिए। एक दफा और करवाने का कोई फायदा नहीं है बेटा, जब आपने पहली दफा पढ़ी नहीं हुई तो दोबारा में मेरी बात सुनो। तुम में से ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि तुम लोग इतने स्मार्ट हो कि अगर ये कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा नहीं ना हुआ तो अगर सर जैन इसको रिपीट करेंगे ना तो ये हमें आ जाएगा। बेटे अगर आप स्मार्ट होते ना तो आपने नोट्स इन द फर्स्ट प्लेस पढ़े होते। ठीक है, तो वो ऐसी चीज से रिपीट ना करवाओ जो ट्रिकी नहीं है, वो बिला वजह सबका टाइम जाया होता है। हाँ, वो दूसरी दफा सुन के भी नहीं आनी होती क्योंकि उसका पीछे कॉन्सेप्ट नहीं आता। इसकी वीडियो है ना, इसकी बिल्कुल वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जाके सर्च करोगे मिल जाएगी, आराम से आराम से मिल जाएगी। आसान चीज है, याद करने वाली चीज है मेरा बेटा, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। बेटे दो मैं आपको बताता हूँ ना मार्क्स कहाँ पे बनते हैं। ये देखो मैं आपको मार्क्स बताता हूँ कैसे बनते हैं। पहला मार्क मिड पॉइंट निकालने का, दूसरा मार्क इस ग्रेडियंट का, तीसरा मार्क इस ग्रेडियंट का, चौथा मार्क इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगाने का। वो आप कोई सी भी लगा सकते हो, ठीक है। बेहतर होता है ये वाली यूज करनी सीख लो, ये जल्दी काम करवा देती है। लेकिन y इक्वल mx प्लस c पे हाथ सेट है तो चलो ठीक है, गुजारा वक्ती तौर पे कर लेते हैं। और फिर बेटा फाइनल आंसर निकालने का। तो बेटा ये 5 मार्क्स बन गए ना, पहला मिड पॉइंट निकालने का, फिर दूसरा एक ग्रेडियंट निकालने का, तीसरा एक और ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल करने का, चौथा बेटा y माइनस वाई वन कोई भी इक्वेशन का फॉर्मूला लगाने का, और पांचवा बेटा ये हो जाएगा। किसी बच्चे ने अगर माइनस एलसीएम भी लिया हुआ है, y इज इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है माइनस एक्स माइनस वन ओवर टू लिखा हुआ है तो भी बिल्कुल ठीक होगा बेटे, इसको कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चल आज रेक्टेंगुलर फील्ड मैयर 30/45। चलो रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये 30 है, ये 45 है। पेरीमीटर बताना, 2 दफा 30 आ जाएंगे, 2 दफा 45 आ जाएंगे। वो 150 आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ द डायगोनल, जी भाई डायगोनल के बारे में क्या ख्याल है आपका? जी कौन सा चैप्टर आ गया? पाइथागोरस चाहिए। सो डायगोनल ये है बेटा, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर। डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट साइड का टोटल खुद कर लें, कैलकुलेटर आपके पास। 30 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर, सो 29 25 अंडर रूट ऑफ 29 25। डायगोनल आ जाएगा 54.08। चल आगे आ जाइए। चल बेटे किसका क्वेश्चन है? इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल, यस और नो? इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल, यस और नो? नो। तो पीछे बच गया साइन रूल और कॉस रूल बच गया। पीछे बच गया बेटे साइन रूल और कॉस रूल बच गया ना। अच्छा, तो अब क्या करें? नहीं, अंडर रूट के फॉर्म में आंसर मत लिख के आना। हेलो साइन, बेटा डेसिमल वैल्यू लिख के आना फाइनल। जी, एक एंगल इन्वॉल्व है, कोसाइन रूल का क्वेश्चन नहीं। तो आई विल राइट cos 60 इज इक्वल टू नेबरिंग साइड्स का स्क्वायर ऐड करेंगे, ऑपोजिट साइड्स का स्क्वायर माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ठीक है। ऑलराइट, cos 60 होता है 1/2 ए स्क्वायर 121 माइनस,
बेटे इसको हम खोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ओपन कर लें। जी बेटा, ये वाला स्टेप सबको समझ आ गया? नहीं कर सकते बेटे, ये गलत है, ये गलत था। ठीक है, ये गलत था। प्लस माइनस में स्क्वायर ऐसे ओपन नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्लस माइनस में स्क्वायर कैसे ओपन करोगे बेटे? जी, इसको ए स्क्वायर, पहले ब्रैकेट ब्रैकेट लगी रहने देना, ए स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस माइनस में स्क्वायर ऐसे नहीं ओपन होता, मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसे हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22a 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 121 माइनस ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस 16, ये आ जाएगा यहाँ पे। ऑलराइट, इंडिसेस किए हो ना तो ये बात आसान हो जाती है, इंडिसेस ठीक से हुए हो। चलो ये वाला 2 इधर काट दो, 2 1 जा 2 11 जा 22a हो जाएगा। तो 11a इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर भी खत्म हो गया। चलो तो बच गया मेरे पास 121 में से 16 माइनस करो, तो बच गया 105 माइनस 8a। 8a को उधर जाके ऐड कर दोगे, 19a इज इक्वल्स टू 105 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटे? 5 पॉइंट, ए की वैल्यू आ जाएगी 5.5263। ठीक है, ठीक हो गया बेटी। cos 60 कैलकुलेटर से 1/2 आया बेटे, cos 60 कैलकुलेटर से बेटे 1/2 आया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे ना साइन रूल लगना नहीं था बेटे। साइन रूल क्यों नहीं लगना था? आपको एक बात याद है, जब मैं कॉस्ट रूल पढ़ा रहा होता हूँ मैंने एक बात की होती है कॉस्ट रूल के अंदर। हाँ सुन लो बेटे, साइन रूल में 2 एंगल्स इन्वॉल्व होने होते हैं, आप एंगल कौन सा इन्वॉल्व करोगे? कॉस्ट रूल की सबसे बड़ी निशानी होती है एक ही एंगल इन्वॉल्व होता है, 1 एंगल इज इन्वॉल्व ओनली। साइन रूल लगा लेते, साइन 60 ओवर दिस करते, फिर क्या करते, कौन से एंगल के साथ करते? ना एंगल पता था ना वैल्यू पता थी। ठीक है, और कोई भी पेयर गिवन नहीं था, नोटिस करना कोई भी पेयर गिवन नहीं था। 60 के सामने a प्लस 4 की तो वैल्यू पता ही नहीं थी आपको, इसके सामने इसकी वैल्यू नहीं पता थी। ठीक है, ऑलराइट आगे चलिए। अच्छा ये क्वेश्चन कैसा था? आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छा होगा। उन्होंने कहा था इस पूरी शेप का एरिया जो था वो 70 था। अच्छा आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे? इस पूरी शेप का अगर एरिया 70 था तो इसका एरिया कितना होगा? फिर 30 होगा। 40 लेफ्ट वाले का तो 30 राइट वाले का होगा। निकाल लिया है नहीं? हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, मुझे ये एंगल फाइंड करना है। पहले तो 2 एंगल्स अलग अलग फाइंड करने हैं मुझे, क्योंकि पूरा चाहिए ना, DAB मुझे पूरा चाहिए, असल में मुझे ये पूरा एंगल चाहिए। तो मैं 2 पोर्शन में इसको फाइंड करूंगा। मैं कहूंगा मैं ये छोटा ए एंगल अलग फाइंड करता हूँ, एक्स और वाई कर लेते हैं, और ये वाई एंगल अलग फाइंड करता हूँ। अब बेटे फॉर एक्स के लिए तो मैं क्या करूंगा, अब वो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर है, उधर तो मैं लगा लूंगा tan लगा लेते हैं। tan x इज इक्वल्स टू 10/8, x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 10/8। अच्छा बेटे टोटल सवाल पढ़ो ना, उमर भाई सवाल पढ़े प्लीज। 10/8 का tan इनवर्स, x आ गया बेटे 51.34 आ गया। वर्दा आप इसके बाद ये नहीं क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व किया करो खुद, और फिर आपकी मसल मेमोरी बिल्ड होगी। बेसिकली होता पता क्या है बेटी, कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना वो एक पजल की तरह होता है। जब टीचर रास्ता दिखा रहा होता है तो आपको वो पजल बड़ा अच्छा लग रहा होता है, मजे का लग रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब हम खुद सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें वो रास्ता नहीं नजर आ रहा होता। तो बेस्ट वे ये होता है, जो क्वेश्चन आप टीचर को करते देख लो, पहले खुद सॉल्व करके देखो, तो आपको पजल के अंदर से रास्ता बनाना आ जाता है। फिर आप अननोन क्वेश्चन के अंदर भी आप ऐसे कर सका करोगे। ठीक है,
अभी दिख रहा हूँ, अभी दिख रहा हूँ। ओके, सो दिस इज 51.3402। जी बेटे देखो, उन्होंने कहा था ये पूरी शेप का टोटल एरिया है 70। हमने लेफ्ट शेप का निकाल लिया, 40 आ गया। 70 में से 40 माइनस कर दो तो बाकी कितना आ जाएगा एरिया? 30 आ जाएगा। 6 मार्क्स है, मार्क्स बहुत ज्यादा है, लंबा क्वेश्चन है, आराम स्पून से करना। वाई के लिए क्या करें? हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 बॉक्स बॉक्स साइन सर्कल। एरिया है जी 30, 1/2 नेबरिंग साइड्स आएंगी किस एंगल की? एंगल कितना है बेटा? एंगल तो वाई है। नेबर्स कौन है उसके? 8 और 9 है। चलो, 2 4s are 8, so 30 is equals to 36 sin y. Sin y is equals to 30 divided by 36। मुझे पता है क्वेश्चन लंबा है लेकिन आसान है। अच्छा, अब देख रहे हो कि ये अगर हम पहली दफा में करें इस सवाल को तो ये हमें बर्नआउट कर देगा। डू यू गाइस रिकॉग्नाइज दिस प्रॉब्लम? अगर पहली गो में इसको करने की कोशिश की तो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, बट हम बर्नआउट भी होंगे बड़ी बुरी तरह से। बेटे 56.4427। चल, तो 56.27। जी, तो ये क्वेश्चन आसान है लेकिन ये दिस इज अ बर्नआउट क्वेश्चन। आई विल, इफ आई एम अटेम्प्टिंग अ पेपर, आई विल नेवर डू दिस क्वेश्चन इन द फर्स्ट गो। DAB will be equal to 51.3402 plus 56.4427। बेटे इनको ऐड कर दें, प्लस 51.3402, 107.783। अच्छा, अब मार्क्स कहाँ कहाँ पड़े हुए थे? मार्क्स सुन, 2 मार्क्स पड़े हुए थे ये एंगल निकालने के। एक दफा टैन लगाया तो 2 मार्क्स मिल गए। 2 मार्क्स पड़े हुए थे बेटा इधर, ठीक है, हाफ AB साइन C लगाने के और यहां से निकाल लेंगे। 1 मार्क पड़ा हुआ था ये ट्राइंगल का एरिया निकाल के इसको माइनस करने के लिए, और 1 मार्क उन्होंने दिया हुआ था ऐड करके आंसर देने के लिए। ये 4 मार्क्स हैं जो एग्जाम, 6 मार्क्स है सॉरी, जो एग्जामिनर ने डिवाइड किए हुए थे। ये बात पता है क्या है? अच्छा, मैं अब आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज हम इसी क्वेश्चन को आसान करना चाहें, हम इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लें। पहला पार्ट कहे कि बताओ जी ट्राइंगल इसका एरिया क्या है और आप इसका एरिया निकाल के दो। दूसरा पार्ट आपसे कहे ये वाला और ये वाला एंगल अलग निकाल लो। तीसरा एंगल आपसे कहे बताओ टोटल एंगल कितना हो गया। तो वो असल में पार्ट्स जोड़ते जाओ तो जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन बना लो। बेटे कॉस्ट रूल आप कैसे अप्लाई करोगे? आपके पास तीसरी साइड नहीं थी ना। बेटे DA फाइंड करने का कोई फायदा नहीं था। DA ने कहीं आगे यूज ही नहीं होना था बेटे, ठीक है। चल, अब सोचो, जिस बच्चे ने क्वेश्चन में, जिसने बच्चे ने पेपर में बैठ के सवाल कर लिया, और वो बच्चा सोचो जो छोड़ के मजे मजे से आगे गया और ये कर रहा है, उनकी एनर्जी में खुद ही डिफरेंस पता लगा लो, ठीक है। चलिए, f(x) इज ग्रेटर देन, चलो 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 9x माइनस 15 is greater than 4x plus 4. 9x minus 4x is greater than 15 plus 4, 19. But if 5x is greater than 19, x is greater than 19, देखना बेटा कितने पे आते हैं? 19 over 5, 3.8। बेटा एक नंबर लाइन सोचो, इसमें ये 4 पड़ा है, ये 5 पड़ा है, ये 6 पड़ा है, ये 7 पड़ा है। आपका जो x है बेटा वो 3.8, सॉरी एक मिनट, नंबर्स छोटे लगाने। नंबर पड़े हैं, 3 पड़ा है, 4 पड़ा है, 5 और 6 पड़ा है।
आपका जो x है बेटा वो 3.8 से आगे है, ये 3.8 है, ये x है भाई, ये इससे आगे जा सकता है। बताएंगे कम से कम। Did I do something wrong? Oh, I missed 3. Sorry, guys. Sorry, I was too much in flow. Okay. रिवर्स चार्ट भी नहीं देख रहा था ना, ऐसे ओवर हो गया था, चार्ट भी नहीं देख रहा था। ओके, 3x minus 5 is greater than 3 times g of x. यार वो सुबह से बैठा हूं ना, ऐसे थोड़ा जोन आउट भी हो गया था। चलो, सो अब आ गया बेटे, 3x minus 5 is greater than 4x plus 4. अच्छा, -5 minus 4 is greater than 4x minus 3x. -9 is greater than x. अच्छा, यहाँ तो इसको हम पढ़ेंगे -9 is greater than x. बेटे ये देखो, इधर से इधर को पढ़ो तो क्या पढ़ोगे, -9 is greater than x. ठीक है, और इधर से इधर को पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, x is less than -9. अब एक नंबर लाइन सोचो जहां पे ये नंबर्स लिखे हों, -10, -9, -8, -7, ऐसे ही होते हैं ना नंबर्स लिखे हुए नंबर लाइन पे। आपने -9 से पीछे जाना है, -9, और -9 इंक्लूडेड नहीं है, ये है x is less than -9, -9 खुद नहीं इन्वॉल्व। What is the greatest value you can expect? हाँ, फिर मैं रिपीट करता हूँ बेटे, मैं रिपीट करता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, वेट कर। सो चाहे इधर -10, -11 भी हो, क्या 9.9 नहीं ले सकते हम वैल्यू? 9.9 नहीं ले सकते। इंटीजर कौन होता है? इंटीजर में क्या कभी डेसिमल या वो आ सकता है? हाँ, तो आपको इस रेंज में, ऑरेंज रेंज में, व्हाट इज द बिगेस्ट इंटीजर अवेलेबल टू यू? बिगेस्ट इंटीजर अवेलेबल टू यू बेटा इज -10। -9 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें इंक्लूडेड का साइन नहीं है। 9.9 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो इंटीजर नहीं है। तो व्हाट इज द बिगेस्ट इंटीजर दैट इज अवेलेबल टू यू? दैट इज -10। दोबारा देखिए, क्वेश्चन ने कहा था लार्जेस्ट इंटीजर फाइंड करें, इसके लिए एफ ऑफ एक्स तो ये रखा हमने, इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स रख दिया। 3 टाइम्स जी ऑफ एक्स ये रखा बेटे हमने, इसकी जगह जी ऑफ एक्स रख दिया। अब 3 को 3 से काट दिया बेटे हमने, ये कट किया, ये 4x plus 4 हो जाएगा, ये 3x minus 5 हो जाएगा। बेटे मैंने 4 को इधर ले आया और 3x को उधर लेके जाके माइनस कर दिया। ठीक है, तो 4x minus 3x x अकेला हो गया, और -4 - 5 -9 हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक साइड के ऊपर आ गए। हाँ बेटे, -9। हाँ, अब बेटे x इज लेस देन -9। बेटे अगर तो यहाँ इक्वल टू का साइन डला होता तो इसका मतलब है 9 भी इंक्लूडेड होता, हम कलर कर देते इसको। 9 भी तो इंक्लूडेड होता ना, तो हम कलर कर देते इसको। ठीक है, तो हम कलर नहीं कर सके ना उसको, क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं था। तो 9 नहीं इंक्लूडेड, 9 को छोड़ दो, और बताओ इस रेंज में कौन आ सकता है? तो फिर -10 आएगा। बेटे उन्होंने कहा था लार्जेस्ट इंटीजर बताना है। -11 जो है वो छोटा होगा ना, जिससे जैसे इधर जाओगे स्मॉल नंबर्स आते जाएंगे। बेटे आई डिड नॉट फ्लिप द साइन, मैं पहले इधर से इधर को रीड कर रहा था, मैंने इधर से इधर को रीड किया। बेटे -9 इज ग्रेटर देन x, अगर इसको आप इधर से इधर को पढ़ोगे तो ये हो जाएगा x इज लेस देन -9। अच्छा, चलिए, f of x is equals to g of 3x minus 5। जी अब्दुलरहमान, यस बेटा, f of x ये है बेटा 3x minus 5, इसकी जगह 3x minus 5 रखें, इज इक्वल टू, बेटे इसका क्या मतलब होगा? g of 3x minus 5 का क्या मतलब है? g of 3x minus 5 का क्या मतलब है बेटा? x की जगह पे g फंक्शन में जाओ, x की जगह पे 3x minus 5 लगाओ, वहां पे है जी 4x plus 4/3
यहाँ पे बेटे इसकी जगह पे क्या लगाओगे, 3x माइनस 5, ये होगा बेटा 9x माइनस 15 इज 12x माइनस 20 प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने इवन 3, so 9x minus 15 is 12x minus 16. 16 minus 15 is 12x minus 9x. 3x is equals to 1. x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/3 आ जाएगी। आराम से देख लें, सी पर दोबारा देख लें, कोई बात नहीं, दोबारा देख लें बेटी। देखें उन्होंने कहा था एफ ऑफ एक्स को रखें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3x माइनस 5 थी, ठीक है। अच्छा, उसको g ऑफ 3x माइनस 5 के इक्वल रखें बेटा। इसका क्या मतलब है, फंक्शन g में जाएं, फंक्शन g में जाएं और x की जगह क्या पुट कर दें, 3x माइनस 5। तो बेटे वो 4x प्लस 4 था, तो 4x की जगह 3x माइनस 5 पुट कर दें, वो 4x प्लस 4/3 था, ठीक है। तो अब आपने इस x की जगह पे बेटा 3x माइनस 5 पुट कर दिया, इसको यहाँ पे रख दिया। अब 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया और उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा जी आगे आ जाए। g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 5, g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 5। चलिए अब देखिए बेटा, g इनवर्स पहले निकाल लेते हैं और उसमें, अच्छा अब दो तरीके होते हैं इसको करने के, कम मार्क्स के लिए करना एक और तरीका बताता हूँ, वो भी आपको अच्छा लगेगा बेटे। अगर ये g इनवर्स को उधर भेज दें तो पता ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा g ऑफ 5। अगर किसी भी फंक्शन को, जिस तरह ये देखो मैं आपको समझाता हूँ, जिस तरह लिखा होता है ना साइन x इज इक्वल टू 3, खाली साइन को उधर भेज देते हैं तो साइन इनवर्स बन जाता है ना। तो आप सोचो आप साइन इनवर्स को वापस भेजोगे तो वो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। दोबारा देख लो ना, आराम से देख लो, आराम से देख लो। कोई भी फंक्शन एक तरफ गया हुआ है, इनवर्स हुआ हुआ है, अगर उसको वापस भेज दें तो वो क्या बन जाएगा, वो उसका इनवर्स खत्म हो जाता है। तो हम हमने क्या किया, हमने जी इनवर्स लिखा था। मैं इसके बाद इसका दूसरा वे भी करवाता हूँ, वो तुम्हारी कॉमन सेंस को सपोर्ट करेगा बट वो लंबा पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं छोटे तरीके से करवा दूं। तो अगर जी इनवर्स है, जी इनवर्स को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा बेटा, जी ऑफ 5 हो जाएगा। अच्छा, तो जी ऑफ 5 का क्या मतलब है, फंक्शन जी में जाओ, एक्स की जगह 5 पुट करके आओ, तो 4x प्लस 4/3 था, x इज इक्वल टू 24/3, x 8 आ जाएगा। डिसेंट वर्किंग है 1 मार्क के लिए। अच्छा, लंबी वर्किंग दिखाता हूँ। इसका लंबी वर्किंग ये थी कि पहले जी इनवर्स निकाल लो, देर लग जानी थी। पहले जी इनवर्स निकालो, तो पहले आप कहोगे y इज इक्वल टू 4x प्लस 4/3, 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 4, x इज इक्वल टू 3y माइनस 4/4। तो g इनवर्स ऑफ x आ जाएगा 3x माइनस 4/4। इसको किसके इक्वल पुट करना था, 5 के। उन्होंने कहा था हम कहेंगे 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 4/4, 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 4, 24 इज इक्वल टू 3x। यहां से भी x ने क्या आना था, 8 नहीं आना था। कौन सा मेथड ज्यादा बेहतर लगा, जो आपको बेहतर लगा आप यूज कर सकते हो। हाँ हाँ, तो जो आपको बेहतर लगा आप यूज कर सकते हो। बेटे पेपर 2 है ना, पेपर 2 में टाइम का तो मसला ही नहीं है, पेपर 2 में टाइम तो इशू ही नहीं होना। अभी देखो मैं आपको बता देता हूं, मैं गारंटी से बता देता हूं, ईमानदारी से अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बताना है, ठीक है। जो झूठ बोले उसको पेपर वाले दिन सब भूल जाए, ठीक है। ओके, आमीन कहें सब, आमीन। किस किस ने अभी तक पूरे 2.5 आवर नहीं बैठे इकट्ठे, ईमानदारी से हैंड रेस कर, तो कुछ नहीं होता, मैंने कहा थोड़ी जाना है,
ठीक है, तुम लोग नहीं बैठोगे, तुम लोगों को नहीं पता चलेगा, पेपर में टाइम खराब हो जाएगा तुम लोगों को आता हुआ पेपर नहीं होएगा, और इसके ऊपर मैं कन्विंस नहीं कर सकता। और मेरा बच्चा, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। इसमें कोई शर्म दिलाने वाली बात नहीं थी, मैंने हैंड रेज इसलिए करवाए थे ताकि लोग देख लें कि बहुत सारे और लोग नहीं है। ठीक है, वो इसमें मैंने किसी का नाम नहीं लेना था, कुछ नहीं करना था। बेटा प्लीज बैठ जाओ, ये लो मैंने क्लियर भी कर दिया। ठीक है, प्लीज बैठ जाइए, और जब तक आप 2.5 आवर नहीं बैठेंगे पेपर करने, आपसे ग्रेड नहीं निकलेगा, जो मर्जी कर दो। ठीक है, 2.5 आवर पूरे बैठो, मसला ज्यादा खराब होता है नहीं तो। और आ जाओ जी, कौन पे चलते हैं, कौन के नोट्स याद है? हमने कहा था यहाँ हाइट होती है, यहाँ पे पैथागोरस होता है। उन्होंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बताया हुआ है। बेटे टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आता है कोन के? बेस आती है और कर्व्ड सरफेस एरिया आता है। टोटल सरफेस एरिया 84 पाई लिखा हुआ है। बेस होती है पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, 84 पाई इंटू 6 स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अभी पाई की जगह कुछ ना पुट करना, पाई नहीं कैंसिल हो जाना है, रेडियस है 6। यहां तक कोई मसला तो नहीं आया? यहां तक बात ठीक है? ऑल राइट। अच्छा, 84 पाई इज इक्वल टू 36 पाई प्लस 6 पाई एल। अगर मैंने एल को सब्जेक्ट बनाना है तो कहना है इसे 84 पाई माइनस 36 पाई इज इक्वल टू 6 पाई एल। एल को सब्जेक्ट बना लें, 84 पाई माइनस 36 पाई ओवर 6 पाई। अब इकट्ठा कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं। 84 पाई माइनस 36 पाई ओवर 6 पाई। आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। यही शो करवाना था हमने। अच्छा, अगर किसी से ये नहीं शो हुआ, उसको चाहिए था उसको अगला पार्ट कर ले। शो दैट वाला क्वेश्चन ना भी सॉल्व हो बेटे, उससे अगला पार्ट कर लेना चाहिए, हमेशा कर लेना चाहिए। हाँ, पाई कॉमन निकाल के कैंसिल भी हो सकता है, सही स्टेप है वो। ठीक है, पाई की जगह वैल्यू ना लगाओ, जिमल मत लगाओ, राउंड ऑफ हो जाएगा। एग्जामिनर कहता है बच्चे को इतनी अकल होनी चाहिए कि अगर हर टर्म के साथ पाई है तो उस पाई ने इवेंचुअली कट जाना है ना। हाँ उमर बेटे, ये देखो उन्होंने टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ था। बेटे कौन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटे? बेस होती है और कर्व सरफेस एरिया होता है उसके पास। बेटे बेस में पाई आर स्क्वायर होता है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, ये तो रट्टा है ना। टोटल सरफेस एरिया उन्होंने हमें बताया हुआ था, तो उसको 84 पाई के इक्वल हमने पुट कर दिया। ये तो टोटल सरफेस एरिया का हमने टोटल किया, दो सरफेसेस है, दोनों को ऐड कर लिया। इसकी जगह 84 पाई लगाया और यहाँ पे पाई। तो जब तक आपको नजर आ रहा है कि पाई की वैल्यू सबके पास ही कट जाएगी, आपको पाई की जगह वैल्यू नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। कैलकुलेट द वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम के लिए बड़ा मसला है ये तो। भी वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सीधा सीधा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर इज 6 स्क्वायर एच। अब हाइट है ही नहीं, एल 8 आ गई हुई है, हाइट नहीं है, क्या करें? हाइट कहां से निकालेंगे? पाइथागोरस से हाइट निकाल लें। एच स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। अच्छा, मेरा एक सवाल है काफी लोगों से। सो पेपर 2 इजंट दैट हॉरिबल जितना हमने उसको बनाया हुआ है अपने जेहन में, राइट?
मैंने गलत तो नहीं कर दिया? नहीं किया। 64 माइनस 36, तो काफी डुएबल सीन है। बेशक अंडर रूट 28 पुट कर दो, चाहे डेसिमल निकाल लो। कितना वॉल्यूम कितना आ रहा है? 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। डेसिमल वैल्यू भी निकाल के पुट कर सकते हैं बेटे, कोई मसला नहीं है। 199.4849। राउंडिंग ऑफ का काफी मार्जिन होता है बेटे, क्योंकि स्लांट हाइट है ना। हाँ जी बेटे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में हाइट ये वाली चाहिए। ये जो एल निकाला है आपने बेटे, ये स्लांट हाइट है, ये तो नहीं ना फॉर्मूला में, वॉल्यूम के फॉर्मूला में तो ये नहीं आती है, ये कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूला में आती है। चलो, अ सिमिलर कोन जी, कौन सा चैप्टर आ गया? सिमिलैरिटी आ गई। A1/A2, L1/L2 होल स्क्वायर। हमारी जो पहली कोन है बेटा, हमारी पहली कोन है, उसका एरिया कितना है? सरफेस एरिया 84 पाई। एक न्यू कोन आई है, उसका एरिया है 47.25 पाई, इज इक्वल्स टू, पहली कोन का रेडियस है 6, दूसरी कोन का रेडियस हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, होल स्क्वायर। चलिए पहले तो पाई को पाई से काट दें। 84/47.25, फ्रैक्शन निकाल लेना, फ्रैक्शन 16/9 आ जाएगी, इज इक्वल टू 6/R2 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए, तो हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा बेटे। ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनमें कोई ट्रिक नहीं होती। 4/3 इज इक्वल टू 6/R2, 4R2 is equals to 6 3s are 18, R2 will be equal to 18/4, that will be 4.5। ठीक है, तो कौन का ना बड़ा गुड सीन होता है, कौन में ना ज्यादा मार्क्स नहीं करते कौन का, क्योंकि रटा रटाया काम है कौन के अंदर, बिल्कुल सीधा सीधा काम है। अच्छा, अब आपने ना एक, मैं आपको बता दूं, आप P2 जितना देखोगे ना, P2 ना ये 2-3 चीजें लिखी हुई हैं जिनसे भरा हुआ है। P2 में ना ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, ये क्या होता है? एनी आइडिया ये क्या होता है? जी, ये 4 चीजें क्या होती हैं? 4 चीजें ना बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं चारों। हम्म ये पहली कहती है नॉट फ्रॉम रॉन्ग वर्किंग, नॉट फ्रॉम रॉन्ग वर्किंग, ठीक है, कि मतलब बच्चे नहीं करते ऐसा कुछ भी गिच्ची मिच्ची मार के तो साथ वाले का देख के आंसर लिख देते हैं। नॉट फ्रॉम रॉन्ग वर्किंग एंड विदाउट रॉन्ग वर्किंग, नॉट फ्रॉम रॉन्ग वर्किंग एंड विदाउट, दे वांट कि भाई आप करेक्ट वर्किंग शो करवाओगे तो आपको आंसर का मार्क देंगे हम, आप ऐसे इधर उधर से कुछ भी तुक्का मार के आंसर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। नहीं नहीं, कई बच्चे वैसे ही कैलकुलेटर पे भी कर लेते हैं, नॉट सेइंग सारे चीटिंग करते हैं, कुछ बच्चे कैलकुलेटर पे आगे पीछे 2-3 वैल्यूज की वर्किंग शो नहीं करवाई और आंसर लिख लिया, तो वो कहते हैं भाई विदाउट रॉन्ग वर्किंग सही, नॉट फ्रॉम रॉन्ग। अच्छा, फिर जो अच्छा बच्चा जो कर लेते हैं कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, उसको इधर से बाइंड करते हैं, वो यहाँ लिखा होगा सीन, यहाँ लिखा होगा सीन और इम्प्लाइड, कि कहीं ना कहीं आपकी वर्किंग में इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? आपने कोई ऐसी वर्किंग की हो जहां से पता चल जाए कि आपने ये काम किया था, सीन और इम्प्लाइड। तो ये बड़ी सख्त कंडीशंस होती हैं। पेपर 2 में बहुत सारे वो लोग जो डायरेक्ट डायरेक्ट काम करने के आदमी हैं, उनका बी आ जाता होता है, BC आ जाता होता है। सीन का मतलब ये कोई चीज लिखी होगी उसके आगे लिखा होगा सीन, इसका मतलब है जब तक वो देखो ना तो मार्क ना देना, ठीक है। सीन का मतलब होता है किसी चीज के आगे सीन लिख देना, तो जब तक वो चीज ना देखो उसका मार्क मत देना, स्टूडेंट को रोते पीटने देना, सब कुछ लिखना।
बेटे अगर आपने मॉक में डायरेक्ट किया था और आपके टीचर ने आपको मार्क दिया, उन्होंने गलत किया, कैम्ब्रिज का एग्जामिनर आपको मार्क नहीं देगा, ठीक है? उनको आपको वो मार्क नहीं देना चाहिए था, ठीक है? चलो चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। चलो हमें बताएं, सर्कल्स पे जरा ऊपर वर्किंग पहले खुद कर लेते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज यूनिक है थोड़ी सी। इस क्वेश्चन में बेटा एक छोटी सी चीज यूनिक है, और वो क्या यूनिक है कि उन्होंने कहा इस दफा, उन्होंने कहा भाई इधर आओ जरा, गिव रीजन फॉर ईच स्टेप ऑफ योर वर्किंग, गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेप ऑफ योर वर्किंग। हर बात बतानी है अब आपने हमें, मार्क्स भी ज्यादा देंगे, 3 मार्क्स देंगे। अच्छा बहुत मुश्किल सवाल नहीं है ये, जिन्होंने किया है तो आपको पता ही है, बहुत आसान सवाल है। बेटे उन्होंने कहा था ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा तो अगर ये 130 होगा तो ये कितना होगा? 50 होगा। पहली बात सबको समझ आ गई? चलो पहले ये समझा के उसको हम कहेंगे ओ बी ए is 180 minus 130 is equals to 50 because angles on a straight line। उसने कहा था ना हर बात की लॉजिक बताना, हर बात की लॉजिक बताएंगे उसको। ये 50 समझ आ गया सबको? चलो बेटे ये 50 है तो सामने वाला एंगल ए भी 50 होगा। चलो अब आप कहोगे ओ बी इज इक्वल टू 50 एज वेल, क्या लिखोगे आगे? ट्राइंगल लिख दिया। अब बेटा 50 और 50 100 हो गया, तो कैन यू से दिस एंगल इज 80। अब आप कहोगे ओ ना सॉरी ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 माइनस 50, तो वो 80 बच गया, क्यों? क्या रीजन दोगे? सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180। हर बात के रीजन दे रहे हैं हम उनको, ठीक हो गया। अब एंगल, अब बोलो अब कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एंगल एट सेंटर है सेम कॉर्ड से, और ये एंगल एट सर्कमफ्रेंस है, उल्टे बनाई हुई डायग्राम उन्होंने। तो ये एंगल कितना आने वाला है आपके पास? 40। तो ए सी बी इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 240। क्या लिखोगे? मैंने याद नहीं कहा था, लाइन याद करो, एंगल एट सेंटर is double the angle at circumference if they start from the same chord। पूरी बात लिखनी है तो प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी। तो हमने कहा कि एंगल 40 होगा। पूरी बात समझ आ गई? तो पूरी बात कंप्लीट लिखनी है। मार्किंग स्कीम बेटा टीचर्स के लिए बनी होती है, वहां पे ना एब्रीविएशंस लिखी होती है, वहां थोड़ी बात लिखी होती है, ठीक है? आपने पूरी बात लिख के आनी है। नंबर करके लिख लो, 1 2 3 4 करके लिख लो, कोई मसला नहीं है जी। बेटा सेंटर से ये लाइन और ये लाइन रेडियस होगी ना, इसलिए आपस में आइसोसेलेस है ना। हम सर्कल्स का पहला स्टेप याद है ना, पढ़ते हैं सेंटर से फॉरन बाय रेडियस मार्क करें, तो बेटा ये दोनों रेडियस है ना, इसलिए आइसोसेलेस बनेगा। फिट हो गया, आसान था। तो सबसे पहला काम क्या हुआ था? स्ट्रेट लाइन, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन थी, ओबीडी स्ट्रेट लाइन थी, तो ये 130 था, तो स्ट्रेट लाइन पे 180 पूरा करने के लिए ये 50 लगाया। अब बेटा ये ओ से ए और ओ से बी रेडियस थे दोनों, बेटा ये दोनों रेडियस थे, तो ये एंगल भी 50 हो गया, ये एंगल भी 50 हो गया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया।
किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स पता चल जाए तो 180 में से माइनस करके तीसरा एंगल निकाल लिया, ये 80 आ गया। और बेटे ये 80 है तो इसको हाफ करेंगे तो बेटा बाहर वाला 40 आ जाएगा। हाँ हाँ, दैट इज ओके, दैट इज ओके। अच्छा बेटे लाजमी नहीं होता कि लाइनों पे लिखे, खाली जगह पे कहीं पे भी लिख देंगे, वो चेक कर लेगा। चलो हाँ जी, वापस चलते हैं। अच्छा जी, टेंजेंट काइट याद आई है आपको थोड़ी सी? टेंजेंट काइट याद आई होगी आपको। टेंजेंट काइट की क्या प्रॉपर्टी थी बेटे? इसके बाहर वाले एंगल सेम होते हैं। बेटे अगर इसको यहां से दरमियान से आधा कर दूं, याद है मैंने बोला था क्या होएगा? ये एंगल भी 65 का हो जाएगा, ये एंगल भी 65 का हो जाएगा। डू यू गाइस एग्री के बाहर 90 डिग्रीज बन रहे हैं? क्योंकि बेटे ये रेडियस है और ये टैंजेंट है, रेडियस और टैंजेंट में 90 डिग्री बनता है। डू यू गाइस स्पॉट डू यू गाइस स्पॉट राइट एंगल ट्रायंगल? जी बेटा, हमने पी आर फाइंड करना है। तो इफ आई टेक आउट दिस ट्राइंगल, मुझे पता है ये ओ है, ये आर है, ये पी है। हमने पी आर फाइंड करना है, ये एंगल 65 का है, ये लेंथ 8 की है। तो मुझे पता है मैं यहाँ पे अगर tan 65 लगा दूं, दैट विल बी परपेंडिकुलर विच इज पी आर ओवर बेस विच इज